बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल्स की सीरीज़ के साथ आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स और प्रैक्टिकल नंबर 10, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कि हमने दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें ऑपरेटर्स चाहिए। 2 आयरन स्टैंड्स विद क्लैंप्स, 2 स्प्रिंग बैलेंसेस, मीटर स्ट्रिप, शार्प वेज, हैंगर विद स्लॉटेड वेट, थ्रेड यानी धागा। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? पहले हम पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन करते हैं। फोर्सेस दैट एक्ट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि फोर्सेस हों और वो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट कर रही हों, वो एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम कहते हैं ये पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? कि अगर फोर्सेस पैरेलल हों, यानी एक बॉडी के ऊपर दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हों और वो अपोजिट डायरेक्शन में हों, तो फिर हम कहते हैं ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इनका रिजल्टेंट कैसे मालूम किया जाता है, ये हम देखते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस इस तरह से, ये दो फोर्सेस हैं, ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ये दो फोर्सेस भी लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन ये दो फोर्सेस जो हैं ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के। रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, कैसे मालूम किया जाता है? द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस। कि इनका रिजल्टेंट जो है वो दोनों फोर्सेस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इसलिए उनका डिफरेंस लेने से हमें रिजल्टेंट हासिल होता है। यानी जो फोर्स ज़्यादा होगी उसमें से जो कम वाली फोर्स होगी उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, वो रिजल्टेंट बनेगा। एंड इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ द ग्रेटर फोर्स। और जो दोनों फोर्सेस में से ग्रेटर होगी, बड़ी फोर्स होगी, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो है वो उस फोर्स की तरफ बनेगा। जैसे ये एग्जांपल में हमें बताया गया है कि ये एक P फोर्स है, 10 न्यूटन है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये एक Q फोर्स है, 5 न्यूटन है, अपवर्ड एक्ट कर रही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो R इज इक्वल टू P माइनस Q होगा। यानी P में से Q को माइनस कर देंगे, हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा दोनों का, और वो 5 न्यूटन बनता है। और किस तरफ को एक्ट करेगी? जिस तरफ को ज़्यादा फोर्स है, यानी P ज़्यादा फोर्स है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रिजल्टेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इस तरह से ये हमें रिजल्टेंट हासिल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिजल्टेंट जो है अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा हो तो वो कहाँ पे एक्ट करेगा? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों, उनका रिजल्टेंट हम मालूम करें तो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो कहाँ पे बनेगा? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q विल बी आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस। तो ये फोर्सेस को, जो लाइन, दोनों फोर्सेस जिनका हमने रिजल्टेंट लेना हो, जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है, उस लाइन के दोनों फोर्सेस के अंदर ये रिजल्टेंट नहीं होता बल्कि आउटसाइड यानी बाहर की तरफ होता है। एंड विल एक्ट एट अ पॉइंट दैट द रेशियो ऑफ द फोर्सेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट। यानी जो रिजल्टेंट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा वहाँ से दोनों फोर्सेस को जो डिस्टेंस होंगे हम उनकी रेशो ले लें और दोनों फोर्सेस की रेशो ले लें, तो फोर्सेस की रेशो और उनके डिस्टेंसेस के रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्सेस की रेशो उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, रिजल्टेंट के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से उनके जो डिस्टेंस होते हैं उनकी रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस तरह से ये एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दो। एक ये P फोर्स एक्ट कर रही है जो कि 5 न्यूटन है, अपवर्ड डायरेक्शन में है B पॉइंट पे। दूसरी फोर्स जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, Q है, 10 न्यूटन है, ये G पॉइंट पे एक्ट कर रही है।
हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है दोनों के डिफरेंस से हासिल होगा, यानी 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन माइनस हो जाएगी तो हमारे पास 5 न्यूटन बनेगी। क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है इसलिए वो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगी। फ़र्ज़ कर लें वो फोर्स इस पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है, यहाँ पे यूँ, ये रिजल्टेंट है आर इज इक्वल टू क्यू माइनस पी ओवर 5 न्यूटन। तो ये पॉइंट ए वो वाला पॉइंट होगा कि अगर हम इस ए के अराउंड मोमेंट्स ले लें इन दोनों फोर्सेस के, तो इस फोर्स का मोमेंट बनेगा पी फोर्स और इसका डिस्टेंस ए बी, पी ज़रब ए बी, ये इस पी का मोमेंट बनेगा ए के अराउंड। और इसी तरह से हम इस क्यू का मोमेंट ले लें ए के अराउंड, तो ये बनेगा क्यू ज़रब इसका डिस्टेंस यानी ए जी, क्यू ज़रब ए जी। तो ये हमारे पास दोनों मोमेंट्स जो हैं वो बराबर होंगे इस पॉइंट ए के गिर्द अगर हम मोमेंट ले लें, क्योंकि ये वाला मोमेंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है और ये वाला मोमेंट जो है क्लॉकवाइज बनता है, और बॉडी क्योंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए ये दोनों मोमेंट्स जो आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इस पी फोर्स को इधर ले जाएं क्यू की तरफ तो ये क्यू ओवर पी बन जाएगा, और इस ए जी को इधर ले जाएं दूसरी तरफ ए बी के नीचे तो ये ए बी ओवर ए जी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्सेस की रेशो जो है क्यू ओवर पी, तो क्यू ऊपर आया है लेकिन क्यू का जो डिस्टेंस है ए जी ये इधर नीचे आया है, और इधर पी नीचे है लेकिन इसका डिस्टेंस इधर ए बी जो है वो ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस की रेशो जो है वो इनके डिस्टेंस की रेशो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से हमें ये मालूम हो जाएगा कि पॉइंट ए जो है वो कहाँ पे बनता है, तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट एक्ट करेगा, यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस की रेशो इनके डिस्टेंस के रेशो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। तो देखते हैं अब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कैसे करना है। हमने ये प्रूव करना है, ये वाला जो हमने रिलेशनशिप निकाला है कि Q ओवर P इज इक्वल टू ए बी ओवर ए जी होता है, ये हमने साबित करना है। तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजरल स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप एक मीटर और स्ट्रिप लेंगे, इस मीटर स्ट्रिप के ऊपर हमने दो फोर्सेस लगानी है जिनका हमने रिजल्टेंट मालूम करना है, ये एक बॉडी के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले इसको शार्प वेज के ऊपर बैलेंस करके तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर लें और उसको नोट कर लें। इस तरह से जैसे हमने ये बैलेंस करके तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नोट कर लिया है, जी 49.2 सेंटीमीटर पे है। तो ये पहला स्टेप है हमारा कि इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोट कर लिया। दूसरे स्टेप पे हम दो स्प्रिंग बैलेंस लेंगे, एक को S1 कह लेंगे दूसरे को S2 कह लेंगे, और दूसरे स्टेप पे हम इन दोनों के ज़ीरो एरर चेक करेंगे। इसका ज़ीरो एरर भी ज़ीरो है, इसका ज़ीरो एरर भी ज़ीरो है, हमने नोट कर लिया। ज़ीरो करेक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी हमें, इसलिए ज़ीरो करेक्शन भी ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगी। तो ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद अगले स्टेप में हम इन दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस को दो आयरन स्ट्रैंड जो हैं इनके साथ हैंग कर देंगे, इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे इसको हैंग कर दिया और यहाँ पे इसको हैंग कर दिया। और इनको हैंग करने के बाद अगले स्टेप में हम इन दोनों के साथ धागे के दो लूप बना के इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे लूप बना के इन दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस के साथ हम जो मीटर स्ट्रिप है उसको हैंग कर देंगे इस तरह से कि इसका जो स्केल है ये हमारी तरफ हो, हम यहाँ से स्केल पढ़ सकें यहाँ से कि ये कहाँ पे है और ये धागा जो है ये कहाँ पे है। तो एक धागा हमने सेंटर में रखा हुआ है लूप बना के, इसके साथ हमने बाद में वेट हैंग करना है। तो अब इसके मीटर रॉड के इन दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस के साथ हैंग करने की वजह से इनके ऊपर रीडिंग आ जाएगी। इसकी रीडिंग को हम कह लेते हैं ये P1 है, इसकी रीडिंग को हम कह लेते हैं ये Q1 है। तो ये क्योंकि मीटर रॉड के वेट के साथ बैलेंस है इसलिए P1 और Q1 को हम दोनों को रीडिंग को मालूम करके इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास मीटर स्ट्रिप जो है इसका वेट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मीटर स्ट्रिप जो है उसका वेट मालूम कर लेना, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से कि इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग थी वो 0.35 थी और इसके ऊपर भी 0.35 थी। तो हमने P1 0.35 Q1 0.35 लिख के इसको ऐड किया तो 0.70 न्यूटन जो है ये मीटर रॉड का वेट आ गया, इसको हमने W1 रख लिया। तो ये हमने मीटर रॉड का वेट निकाल लिया। अब हम इससे अगले स्टेप में एक हैंगर लेंगे और इस हैंगर को दरमियान में जो हमने धागे का लूप बनाया हुआ था उसके साथ हैंग कर देंगे और इसमें हमारे पास जो बाट हैं इसको नोट कर लेंगे कि ये कितने हैं। इसको हम W2 कहेंगे और W2 कितना है, ये 0.9 न्यूटन है।
तो हमने 0.9 न्यूटन वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हैंग किया है, जो कि हमारे पास 49.2 था, जो हमने पहले मालूम किया था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है। तो वहाँ पे इसको हैंग करना है हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो अब सूरत हाल ये बनी कि जब हम ये वेट हैंग कर देंगे तो ये दोनों जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है इनकी रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अब इसकी रीडिंग को हम कहेंगे ये P2 है और इसकी रीडिंग को हम कहेंगे Q2 है। तो एक्चुअली ये फोर्स जो है ये Q2 फोर्स हो जाएगी जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, और ये फोर्स जो है ये P2 फोर्स हो जाएगी जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, और एक फोर्स जो है इस मीटर स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। एक तो इसका अपना वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और एक जो वेट हमने हैंग किया है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये डाउनवर्ड फोर्स निकलेगी, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये अपवर्ड फोर्स निकलेगी। तो क्योंकि मीटर रॉड बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए अपवर्ड फोर्सेस का सम जो है वो डाउनवर्ड फोर्सेस के सम के बराबर आएगा। हम दोनों मीटर स्प्रिंग बैलेंस जो है इनकी रीडिंग नोट करेंगे और देखेंगे कि ऐसा है कि नहीं है। इसकी रीडिंग जो है S1 स्प्रिंग बैलेंस की वो है 0.81 न्यूटन, इसको हम कहेंगे ये P2 रीडिंग है, और इसकी रीडिंग जो है ये 0.79 है, इसको हमने कह दिया Q2। इन दोनों का सम किया हमने P2 और Q2 का, ये 0.81 न्यूटन और 0.79 न्यूटन, ये 1.60 न्यूटन आ गया हमारे पास। तो जो हमने वेट हैंग किया है और जो मीटर रॉड का वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो भी इतना ही होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया, W1 प्लस W2 करें तो W1 था 0.70 जो कि मीटर रॉड स्ट्रिप का वेट था, और जो हमने हैंग किया था वो 0.9 न्यूटन था, तो ये भी 1.60 बनता है, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनको मिला के ये भी 1.60 न्यूटन बनता है। अब हमारे पास जो ये फोर्स है P2 और Q2 ये दोनों अपवर्ड एक्ट कर रही हैं। तो अगर हमारे पास ये फोर्स जो है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इस फोर्स को और इस Q2 को, ये हम दो फोर्सेस कंसिडर करें, तो ये फोर्स Q2 जो है ये अपवर्ड है और ये W1 प्लस W2 ये डाउनवर्ड है, और ये दोनों जो हैं ये पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इन दोनों को हमने कंसिडर करना है और इन दोनों का हमने रिजल्टेंट लेना है, क्योंकि ये दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो ये फोर्स बड़ी है W1 प्लस W2 और ये फोर्स छोड़ी है Q2, तो इसमें से ये फोर्स माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास बाकी P2 फोर्स बचेगी। तो ये हमारे पास W1 प्लस W2 माइनस Q2 इज इक्वल टू P2 आ जाएगा। Q2 and W1 plus W2 are two unlike parallel forces acting on a body in opposite direction. Their resultant is equal to, इनका रिजल्टेंट होगा W1 प्लस W2 ये फोर्स माइनस Q2, और ये बराबर किसके आएगा P2 के बराबर आएगा, एंड इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये किधर को एक्ट करेगा क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है इसलिए डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और कहाँ पे एक्ट करेगा, जहाँ पे P2 अपवर्ड एक्ट कर रही है वहाँ पे ये रिजल्टेंट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहाँ पे P2 फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही थी, वहाँ पे ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों फोर्सेस की पोजीशन नोट करनी है कि इन तीनों फोर्सेस की पोजीशन क्या है। हम कहेंगे फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो P1 फोर्स थी वो ए पोजीशन पे थी, और जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 49.2 है, और जो क्यू फोर्स है वो 88.7 न्यूटन सेंटीमीटर पे है। तो ये हमने नोट कर लिया। अब हम यहाँ पे ए जी डिस्टेंस नोट करेंगे कि ये ए से लेकर जी तक डिस्टेंस कितना बनता है, यानी ये वाली फोर्स जो है इसका डिस्टेंस कितना बनता है ये जी से। और फिर हम नोट करेंगे, ये हमारे पास आ गया ए जी इज इक्वल टू 49.2 माइनस 10.1, ये 39.1 बनता है, 39.1 बनता है ये। तो ये इस फोर्स का डिस्टेंस आ गया, इस फोर्स का जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है W1 प्लस W2, कहाँ से, इस ए से, यहाँ से इसके गिर्द हमने मोमेंट्स लेने हैं, इस ए के गिर्द मोमेंट्स लेने हैं क्योंकि हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे एक्ट करेगा, और हमने इसके अराउंड मोमेंट्स लेने हैं। तो ये फोर्स W1 प्लस W2 है, इसका डिस्टेंस जो है ए जी हमने निकाल लिया। तो इसी तरह से हम अब दूसरी फोर्स जो है ये वाली, ये फोर्स, इसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं इस ए पॉइंट से। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ये इसको हम ए बी डिस्टेंस कहेंगे इसको।
तो ये ए बी डिस्टेंस कितना बनता है, ये बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन को माइनस करेंगे, तो ये ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 88.7 माइनस 10.1 यानी 76.6 सेंटीमीटर। ये इस Q2 का डिस्टेंस बन गया, ये जो फोर्स हमारे पास Q2 है। तो अब हम इसका मोमेंट जब लेंगे इस ए के अराउंड, तो हम इस Q2 को इस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने अब रेशो लेनी है दोनों फोर्सेस की। डाउनवर्ड फोर्स जो है W1 प्लस W2 है और अपवर्ड फोर्स जो है वो Q2 है, और ये बराबर होनी चाहिए। इस Q2 का डिस्टेंस ऊपर आएगा यानी AB, और इस W1 प्लस W2 का डिस्टेंस जो है वो नीचे आएगा यानी AG। तो जो दोनों फोर्सेस की रेशो है वो डिस्टेंसेस की रेशो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हमने इसको साबित करना है कि ऐसा होता है। तो W1 प्लस W2 ओवर Q2 निकालें, तो ये W1 प्लस W2 1.6 था, इसको हमने Q2 कितना था 0.79 न्यूटन था, डिवाइड किया तो ये 2.02 आया हमारे पास। और ए बी 78.6 था और ए जी हमारे पास 39.1 था, इन दोनों को हमने डिवाइड किया 78.6 को 39.1 से, तो ये 2.01 आ गया। तो ये रेशो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ गई हैं। तो इस तरह से हमने साबित कर दिया कि रिजल्टेंट जो है वो उस पॉइंट पे एक्ट करता है जहाँ पे ये फोर्सेस की रेशो और इनके डिस्टेंसेस की रेशो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वहाँ पे ये पॉइंट ए होगा, यहाँ पे वो रिजल्टेंट जो है वो एक्ट करेगा। तो इसका अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोट करना है, जी इज इक्वल टू 49.2 सेंटीमीटर आ गया। जीरो एरर, स्प्रिंग बैलेंस S1 का जीरो आ गया, जीरो बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस S2 का जीरो आ गया, जीरो करेक्शन स्प्रिंग बैलेंस S1 की जीरो आ गई, जीरो करेक्शन स्प्रिंग बैलेंस S2 की जीरो आ गई। मीटर स्ट्रिप का वेट W1 इज इक्वल टू P1 प्लस Q2, ये 0.70 आ गया। और अब हम बाकी की वैल्यूज़ जो है वो टेबल में फिल कर लेते हैं। लोड जो हमने जी पे हैंग किया था W2 वो 0.9 न्यूटन था। टोटल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड एट जी वो W1 प्लस W2 थी जो कि 1.6 न्यूटन आई। फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एट ए के ऊपर जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो P2 थी, वो 0.81 न्यूटन आई। फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एट बी Q2 वो 0.79 न्यूटन थी। पोजीशन ऑफ पॉइंट ए वो 10.1 सेंटीमीटर है, पोजीशन ऑफ पॉइंट बी वो 88.7 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ए जी वो 39.1 सेंटीमीटर निकला, डिस्टेंस ए बी वो 78.6 सेंटीमीटर निकला। रेशो W1 प्लस W2 ओवर Q2 ये 2.02 निकली, और रेशो ए बी ओवर ए जी 2.01 निकली। तो इस तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका प्रैक्टिकल था, हमने इसको देख लिया। प्रैक्टिकल नंबर 10, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।